सो लास्ट क्लास में हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में पढ़े थे, है ना। तो स्लोप को यूज करके 3 पॉइंट को कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल एक छूट गया था, ठीक है। सो कोई भी 3 पॉइंट अगर गिवन है और उनको कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप स्लोप यूज कर सकते हो। तो फुली आप लोग ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके होंगे, सो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे हिंट कर देना, वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। बट स्लोप का मीनिंग और इंटरसेप्ट का मीनिंग क्लियर है सबको? किसी बच्चे को परेशानी है स्लोप और इंटरसेप्ट समझने में? नोबडी। आइए, सो आज हम सर लोग इंटरसेप्ट का एक बार बता दीजिए ना। कोई कुछ बोल रहा था क्या? क्लियर है, ओके। हाँ, देखिए आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पर डिस्कशन करेंगे। और फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या है उनको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। उनके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल है छोटे छोटे, उनको भी लर्निंग के लिए करते जाएंगे, ओके। सो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बोलो राजेश, क्या डाउट है इंटरसेप्ट में? देखो इंटरसेप्ट देखो मैं फिर से बता देता हूँ इंटरसेप्ट को क्या डिफाइन किया गया था। देखिए, ये तो स्लोप है, बट इंटरसेप्ट आपको शुरुआत में ही बताया गया था। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। बस आप फर्स्ट डायग्राम को ना याद रखो, ठीक है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करता है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो a के इक्वल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? a के इक्वल, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वेयर लाइन इंटरसेक्ट्स इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। और आपका y इंटरसेप्ट जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को कहते हैं। जो पॉइंट मेरा y एक्सिस पर है उसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? y इंटरसेप्ट कर रहे हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बोथ मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव, और वन में बी नेगेटिव एंड अदर में बी पॉजिटिव, है ना। ये 4 केसेस हो सकते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि लाइन जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, या फिर लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, राइट। तो ऐसे केस में आपका देखो, जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट तो अनडिफाइंड है, बट ये जो पॉइंट तुम्हारा ए मिल रहा ना, ये एक्स इंटरसेप्ट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहा जाएगा। और अगर लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपका बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। सो इस केस में सिंगल इंटरसेप्ट जो है डिफाइंड है। नाउ इज इट क्लियर राजेश? ओके, सो वी मूव अहेड। कोई बच्चा और है जिसको किसी पार्ट में डाउट रह गया हो? बोलो निखिल। सर इंटरसेप्ट में हम ये तीन केसेस देखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है ना लाइन, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस समय इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है ना। सो जनरली हम लोग को यही 3 इंटरसेप्ट के केसेस से काम चल जाते हैं। अगर 0 इंटरसेप्ट लिखा हुआ है तो फिर आपको ओरिजिन से पास करने वाले भी लाइन की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ बोलो हितेश।
निखिल आपको क्लियर हुआ? Yes, sir, clear. हाँ, हितेश कुछ कह रहा था। लगता है हितेश गलती से हाथ खड़ा कर लिया था, है ना? सो वी मूव अहेड एंड गो बैक टू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो मेजर टॉपिक है आपका, देखो ये सब अभी तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। मेन चीज होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझना, ठीक है? कि उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यही मेन चीज है। सो इक्वेशन कितने तरीके से लिखा जा सकता है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसमें इन्वॉल्व होने वाली चीजें तो यही दो चीज है, स्लोप और इंटरसेप्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, वो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, ये समझने की कोशिश करो। इसमें देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, जो लाइन का फॉर्म का नाम है उसी में लिखा हुआ है कि आपको एक स्लोप दिया हुआ रहेगा और इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट होता है ना, ये हिडन है, वाई इंटरसेप्ट आपको दिया जाता है, ठीक है? एक्स इंटरसेप्ट नहीं दिया जाता, और लिखा हुआ रहेगा कि वाई इंटरसेप्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरसेप्ट लिखा होगा। सो जब लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ रहे और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ रहे, तो लाइन की इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। सो लेट अस से वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू सी। इट मीन्स line will intersect y axis at point 0, c, right? और लाइन का जो स्लोप है वो मेरा tan थीटा लेकर के मैं चल रहा हूं। लाइन का स्लोप मैं tan थीटा लेकर के चल रहा हूं। वेरी गुड शांतनु। तो लाइन को एज ए लोकस हम लोग ट्रीट करते हैं, और लोकस लाइन का जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया था? लाइन की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि कोई भी उसका जो दो पॉइंट है उसके बीच का कोई भी पॉइंट होगा, है ना, वो भी लाइन पर ही होता है और किसी न किसी रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देता है। या फिर इसका वैसा था कि लाइन का कोई एक टुकड़ा अगर आप लोगे, है ना, तो ये पूरा टुकड़ा जो है उसी कर्व पर का होता है, उसके इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो उसी कर्व पर लाई करता है। तो लाइन का डेफिनेशन था, राइट? तो लाइन के डेफिनेशन से एक बात क्लियर ये हो रहा है कि इसके किसी भी दो टुकड़े का स्लोप जो है ना वो बराबर होता है, इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एनी लाइन स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ऐसे केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट पी बी द मूविंग पॉइंट। एक मूविंग पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा, ये पी क्या है, मेरा मूविंग पॉइंट है, ठीक है? तो एक मूविंग पॉइंट है और एक गिवन पॉइंट है, तो इससे मैं स्लोप लिख सकता हूं ना। So slope will be y minus c divided by x minus 0. But this slope is given equal to what quantity? M quantity. And from here we get y equal to mx plus c. मतलब y इंटरसेप्ट अगर हमें दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है तो हम इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c। और ये इक्वेशन सारे बच्चे जानते हैं। बट यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये इक्वेशन लिखना जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है वो समझे। एक हम लोग मूविंग पॉइंट लिए हैं, ठीक है? एक हम लोग मूविंग पॉइंट लिए हैं और इसी मूविंग पॉइंट से बाकी डेटा को हमने कनेक्ट किया, गिवन डेटा को हमने कनेक्ट किया है, ठीक है? तो इसी तरीके से हर एक फॉर्म पे हम लोग को लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक मूविंग पॉइंट लेना होगा और बाकी डेटा को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ओके, इज इट क्लियर कि एक मूविंग पॉइंट लेना पड़ेगा? Yes, sir. अब देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, किसी किसी केस में क्या होता है ना कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ होता है और लाइन की स्लोप दी होती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द अबव फॉर्म इटसेल्फ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा। इंटरसेप्ट मतलब क्या है? एक पॉइंट है ना, इंटरसेप्ट भी तो एक तरह का पॉइंट ही है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट और स्लोप फॉर्म दिया हुआ, तो हम जैसे ऊपर में डेरिवेशन किए हैं लाइन का वैसे ही नीचे भी कर सकते। देखिए आप, हमने पी मूविंग पॉइंट लिया हुआ यहाँ पे, इस बार जानबूझ करके डायग्राम थोड़ा क्लियर हो।
तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस वाई वन होल डिवाइडेड बाई x माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू गिवन स्लोप। और इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन जो हो गया तैयार हो गया। जस्ट एक मूविंग पॉइंट लेना और बाकी डेटा को हम लोग को कनेक्ट कर देना है। सो ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन हो गया। और अगला जो लाइन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट फॉर्म ले रहे हैं। क्लास में एकदम लियो ना पहले हाँ पर चल जाए। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है कि आपको 2 पॉइंट गिवन होगा, है ना। तो 2 पॉइंट गिवन है, मतलब A पॉइंट गिवन और B पॉइंट गिवन है, और थर्ड पॉइंट जो आप x, y लोगे वो तुम्हारा मूविंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका मूविंग पॉइंट है। और ये मूविंग पॉइंट है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो 2 पॉइंट से आप स्लोप लिख सकते हो, राइट। सो हमारा स्लोप जो है नोन हो गया 2 लाइन के टर्म में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और यहाँ से अगर हम किसी एक पॉइंट को लेकर के लाइन को लिखना चाहे तो y माइनस हम लिख सकते हैं y2, मैं सेकेंड पॉइंट को यूज कर रहा हूँ b पॉइंट को, और स्लोप टाइम्स स्लोप क्या है मेरा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2। तो यहाँ पर भी आप देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, स्लोप को 2 तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैं इक्वेट कर रहा हूँ। एक जो तरीका है जिसमें मैं जनरल पॉइंट का यूज कर रहा हूँ, और दूसरा जो तरीका है वो गिवन पॉइंट को यूज किया जा रहा है। सो 2 पॉइंट भी गिवन होगा तो हम लोग इसको जो है लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी 2 पॉइंट फॉर्म का जो स्पेशल केस है वो तुम्हारा क्या है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये आपका 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें आपका क्या है, x इंटरसेप्ट गिवन होता है और y इंटरसेप्ट भी गिवन होता है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर दोनों गिवन है तो इसका मतलब है कि आपको 2 पॉइंट गिवन है ना। x इंटरसेप्ट को क्या डिफाइन किया गया था कि जिस पॉइंट पर लाइन जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसकी x कोऑर्डिनेट को ही x इंटरसेप्ट कहते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन से जाए x इंटरसेप्ट a है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो एक x एक्सिस पर होगा लाइन के साथ कॉमन, उसका क्या हो जाएगा a, 0 हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट अगर b है तो ये आपका 0, b पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये सेकंड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 0, b हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 पॉइंट है, आपके पास 2 पॉइंट पड़ा हुआ है, तो आपको जो इच्छा लगे, है ना, जो सही लगे उस फॉर्म ऑफ लाइन को यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे ना उसको यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेता हूँ। मैं बोलूंगा कि y माइनस सेकेंड पॉइंट, ठीक है, y माइनस b, मैं सेकेंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ, y माइनस y2 विच इज b हियर होल डिवाइडेड बाय y2 minus y1, so b minus 0 equal to x minus x2, x2 is 0 and 0 minus x1। और इस लाइन के इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, सो ये वेरी वेरी अच्छा फॉर्म में आ जाता है, x बाई a और y बाई b इक्वल टू 1 फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो इस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की खासियत ये है कि x का जो कोएफिशिएंट का इनवर्स है, x के जो कोएफिशिएंट का इनवर्स है वो x इंटरसेप्ट होता है, और y के कोएफिशिएंट का जो इनवर्स है वो y इंटरसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए कि आपको RHS का जो वैल्यू है ना ये 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये 1 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है, x के नीचे का कोएफिशिएंट जो है, x के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आ रहा है वही x इंटरसेप्ट होगा, और y के नीचे में जो भी नंबर आएगा वही आपका y इंटरसेप्ट होगा। सो बेसिकली हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं कि लाइन का 2 पॉइंट अगर दिया हुआ रहे तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, या फिर एक स्लोप उसका दिया हुआ रहे
और एक पॉइंट दिया हुआ रहे तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए ये एग्जांपल ये कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, 3,4 से पास कर रहा है, और जिसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो है नॉन जीरो है और ट्वाइस द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए कि एक तो हमें पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से लाइन पास करनी चाहिए, और लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की चर्चा, दोनों की चर्चा हो रही है, इसका मतलब दोनों इंटरसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। सो हम ऐसा कहेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है ना, तो हम x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 लेकर के चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया हुआ है कि अगर y एक्सिस पर का इंटरसेप्ट नॉन जीरो है मतलब b जीरो नहीं है ना, तो x एक्सिस वाले का डबल है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि x, यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल गया फ्रॉम द क्वेश्चन कि b मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप मिल गया। और दूसरा रिलेशनशिप देखिए बी और ए को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि 3,4 से अगर लाइन पास कर रहा है तो हम उससे पास करवा लेंगे। सो 3/a प्लस 4/b मस्ट बी इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए b की जगह पर 2a आप रख लोगे तो काम तुम्हारा होना शुरू हो जाएगा। सो b की जगह पे 2a रखेंगे तो 3/a और 4/2 टाइम्स a इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कैंसिल करने के बाद आपको मिल रहा 5/a जा 5/a मस्ट बी इक्वल टू 1। इसलिए हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया मेरा, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 5। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट मेरा 10 हो गया ना, डबल है। सो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई x/5 y/10 इक्वल टू 1। अब बोलोगे क्या इसी फॉर्म में छोड़ दे, अगर ये फॉर्म आपको अच्छा लग रहा है तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, वरना थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 10x मिल जाएगा, और 5y इक्वल टू 10 और 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। और ये 50 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 10, है ना। काफी सिंपल है, मतलब जितने डेटा की चर्चा हो उतना ही काम हम लोग को करना है। हाँ बोलो निखिल। सर वो एक्स इंटरसेप्ट आपने 5 कैसे लिया, वो एक बार रिपीट करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आप 3/a प्लस 4/2a को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/a ना। तो ये अगर Yes, sir. 2/a हो रहा है तो आप रफ में चेक कर लो, 3/a प्लस 2/a ये कितना हो जाएगा, 5/a होगा ना। इसीलिए इसको 5/a लिख दिया गया इस क्वांटिटी को। इज इट क्लियर नाउ। Yes, sir. आइए सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल भी काफी सिंपल है। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव x एक्सिस and makes 30 डिग्री with positive x axis in anti clockwise direction। सो लाइन के बारे में हम लोग को क्या बता रहा है, देखते हैं क्या क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइन के बारे में, और तो वहां से क्या क्या डेटा मिल सकता है। अब देखो लाइन हम लोग को बता रहा ना कि 30 डिग्री जो है एक्स एक्सिस से फॉर्म कर रहा है। सो हम लाइन लेते हैं 30 डिग्री वाला।
ये है मेरा 30 डिग्री वाला लाइन, लेटस, ठीक है। वेरी गुड शांति। अगर ये मेरा लाइन है, तो क्या ये लाइन का डायग्राम जो है ये गिवन डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है? मुझे लगता है सिर्फ ये 30 डिग्री को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जो कह रहा है कि वाई एक्सिस को 2 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस तो यही लाइन है ना, इससे ऊपर जाना है, तो ये लाइन तो अभी नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब लाइन का पोजीशन जो है कुछ ऊपर होना चाहिए, राइट। इस तरह से जाना चाहिए, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस से भी 30 डिग्री बना रहा है और वाई एक्सिस को 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो नाउ हम लोग लाइन में सारा डेटा फिट कर लेते हैं, 0,2 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। तो आपको बेसिकली क्या दिया हुआ, 30 डिग्री का मतलब स्लोप दिया हुआ और पॉइंट, ये 0,2 पॉइंट आपका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ। तो कौन सा फॉर्म ऑफ लाइन लगाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इक्वल टू m का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 इंटू एक्स प्लस y इंटरसेप्ट कितना है, 2 के इक्वल है। सो यही आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। मतलब अगर हम सिचुएशन याद रखें किस सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन लगाना है, तो काफी सिंपल होगा, और अदरवाइज हम लोग को डेरिवेशन को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, है ना। सो अगले न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं। न्यूमेरिकल काफी सिंपल होता है, ऐसा नहीं है कि काफी लंबा, लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल आपके काफी बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। बिल्कुल फ्लो पॉइंट फॉर्म से भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जरा आप लोग करके देखो तो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल बीएसी का फाइंड करना है। देखिए फाइंड करके, एग्जाम्पल नंबर 3।
इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। ठीक लग रहा है शांतनु? बराबर है करण? देखिए बाकी बच्चे, है ना, हम एक रैंडम ऐसे ही ट्रायंगल बना रहे हैं। कुछ इस तरह का ट्रायंगल होगा जिसमें ए पॉइंट हम लोग को पता है 5,2 है। वेरी गुड सर्विस। सर्विस लोग बताता है 45 डिग्री, आता लिखता है कुछ चेंज आ गया आंसर। सर्विस यस सर। वेरी गुड। देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन लिखना है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहीं यहां से गुजरेगा ऐसे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो या तो आप यहाँ पे लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली, या फिर ऐसा कर सकते हो कि ए बी का लेंथ फाइंड कर लो। ए बी का लेंथ हो जाएगा तुम्हारा कितना? √3 + √1 √10। मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करने जा रहा हूँ। ये √10 है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 और 3, ये भी √10। ये तो ऐसा लग रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसका एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है तो हम लोग ये जो परपेंडिकुलर का जो पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होता है ना बी और सी का। सो डी का कोऑर्डिनेट तो हम लोग को डायरेक्टली मिल गया। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ बी सी विच इज 4,4 राइट। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं ना हम लोग। y-4 डिवाइडेड बाई 4 - 2 इक्वल टू x-5 डिवाइडेड बाई 5 - 4। और यहाँ पे हो गया 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। सो y-4 इक्वल टू 2 टाइम्स 5 - 4। अच्छा पहले 4 लिया और फिर 5 लिया, ये गड़बड़ हो गया। हम लोग को 4 लिया तो यहाँ पे 4 लेना होगा। देखिए ऑर्डर सेम रखना है। अगर y के साथ आप जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे भी रखना है, x में भी। सो ये आपका आ जाएगा 2 × 4 - 6, और ये आपका रहा है y + 2x इक्वल टू 12। y + 2x इक्वल टू 12 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डी का रेशियो फाइंड कर लिए जो बीसी में ये डिवाइड कर रहा है, और वहां से पॉइंट फाइंड करके लिखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर हुआ? आप राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट द पॉइंट फलाने, आप एग्जाम्पल नंबर 4 करो। यस, राइट बाई सेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। शांतनु, सर्वेश का आंसर है 1। ठीक है सर्वेश। वेरी गुड शांत। देखिए ऐसे एग्जाम्पल में क्लिक करने वाली बात है, आपको अगर क्लिक कर गया तो फिर झटके में आप सॉल्व कर सकते हो, और क्लिक अगर नहीं किया तो फिर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सो राइट बाई सेक्टर का मतलब जैसा कि हमने बताया है कि ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर को राइट बाई सेक्टर भी हम लोग कहते हैं, और ये मिड पॉइंट से पास करता है। तो हम लोग को कम से कम लाइन पर का एक पॉइंट तो पता है, वो पॉइंट है मेरा 1,3। ठीक है, बट लाइन पर और कुछ हमें पता नहीं है। तो और कुछ पता होने के लिए या तो मुझे लाइन पर का कोई और पॉइंट चाहिए या फिर इसका स्लोप चाहिए। सो मैं स्लोप ए बी का तो पता है, ए बी के स्लोप से हम लाइन के स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो डिजायर्ड स्लोप जो हो जाएगा वो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, है ना। दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो इसी फॉर्मेट को मैं यूज कर रहा हूँ। सो -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, y1 minus y2 4 minus 2 divided by x1 minus x2, so 3 minus -1। सो आपको मिल रहा है ये ऊपर में जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2। सो अब आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं y-3 इक्वल टू -2 टाइम्स x-1, और ये आपका मिल गया y प्लस 2x इक्वल टू 5। मतलब हम लोग को किसी तरीके से पॉइंट और स्लोप या फिर दो पॉइंट या फिर डबल इंटरसेप्ट, इनमें से कोई चाहिए, उसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट एग्जांपल आपका होम असाइनमेंट होगा, मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा। अब हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे चलते हैं। देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर होता है ना, डायरेक्शनल परपेंडिकुलर लाइन की तरफ जो परपेंडिकुलर होता है, उस वेक्टर की डिटेल्स दी होती है। जैसे हम लोग को यहाँ पे ओपी का लेंथ दिया हुआ है विच इज पी, मतलब मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर पी है। और हम लोग को ये इंक्लिनेशन भी बता रहा है कि अल्फा है। एक्स एक्सिस से ओपी वेक्टर का एंगल कितना हो रहा है, अल्फा बन रहा है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है अल्फा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 30 डिग्री बना रहा है तो हम यहाँ पे -30 डिग्री लिखते हैं। ये ध्यान रहे, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं तो हमको माइनस लगा करके लिखना होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अगर मेजर करेंगे तो वो प्लस में ही लिखना होगा, चाहे जो भी एंगल आ जाए। और लेंथ पी है, ये वेक्टर का लेंथ हो गया, बराबर। तो ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। सो लाइन के इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग एक दूसरी डायग्राम लेते हैं, है ना, ताकि हम लोग को दो डायग्राम भी कवर हो जाए। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन लेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन ले रखे हैं। तो इस पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, है ना, जो परपेंडिकुलर लेंगे ओरिजिन से, वो कहाँ से पास होगा, इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पास होगा ना, ऐसे, है ना। तो हम लोग इतने ही परपेंडिकुलर की बात करते हैं, और ये आपका फुट परपेंडिकुलर पी हो गया, ठीक है। और इसका ओपी वेक्टर का लेंथ आपका क्या मान ले, पी मान लेते हैं, जैसा कि हम लोग को दिया हुआ है। और एंगल हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, अल्फा। सो यहाँ पे भी हम अल्फा दिखा देंगे। सो यहाँ पे क्वाइट क्लियर है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल है ना। सो अब इस लाइन, ये जो रेड लाइन है ना, इसकी इक्वेशन हम लोग को बतानी है, इसकी इक्वेशन हम लोग को रेड लाइन की इक्वेशन बतानी है। सो इसकी इक्वेशन बताने के लिए अभी तक जितना हम पढ़े हैं ना, उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ए पॉइंट जो इसका एक्स एक्सिस के साथ कॉमन वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और ये बी पॉइंट जो इसका वाई एक्सिस के साथ जो कॉमन वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो फाइंड करके। देखो 2 मिनट ट्राई करो ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, पता चल जाएगा। हाँ, वेक्टर की लेंथ पी ली गई है, सर्विस स्मॉल पी। वेरी गुड पार्थ। ये आ रहा है पी अपॉन, पार्थ लिखा क्या है, अपॉन कॉस अल्फा। सो हम इसको सेक अल्फा लिख सकते हैं, या फिर पी अपॉन कॉस अल्फा भी चलेगा। और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्थ,
वेरी गुड गौरी। P का कोऑर्डिनेट है P कोसेक अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एंगल POA अल्फा है, वेरी गुड शांतनु, अगर एंगल POA अल्फा है तो OBP एंगल जो होगा ये भी आपका अल्फा के इक्वल होगा, है ना। और इस तरीके से आपका B का कोऑर्डिनेट 0, P कोसेक अल्फा हो गया। और अब इस केस में लाइन का इक्वेशन लिखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। सो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका P कोसेक अल्फा, राइट, कोसेक नहीं कॉस अल्फा ना, सेक यहाँ पे चाहिए अपने को। एक्स अपॉन P सेक अल्फा और y अपॉन P कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये आपका x cos अल्फा और y sin अल्फा इक्वल टू P दिखाई पड़ेगा। x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू P। सो यहाँ पे ब्यूटी क्या है लाइन के इक्वेशन की, तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल आया हुआ है ना, cos अल्फा और sin अल्फा जो आया हुआ है, वहां से हम लोग को नॉर्मल के डायरेक्शन का आइडिया मिल जाता है ना, कि अल्फा एंगल पे ओरिएंटेड। और ये जो P आया हुआ है ये आपका बेसिकली लेंथ फ्रॉम ओरिजिन हो गया। ये P क्या हो गया? लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। P इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम अगर इस फॉर्मेट पर ले जाए तो काम हो जाएगा। बट हाउ विल वी नो कि x के बगल का नंबर जो है वो cos अल्फा है और y के बगल का नंबर sin अल्फा है? तो उसका एक ही स्रोत होगा, है ना। एक ही तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर का अगर स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाए सम करने पर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? cos अल्फा और sin अल्फा का फॉर्म में हो जाएगा। तो इतनी बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान से रखना है याद कि x टाइम्स cos अल्फा प्लस y टाइम्स sin अल्फा इक्वल टू P जो है आपका नॉर्मल फॉर्म है। और यहाँ पे अल्फा जो होता है वो नॉर्मल का एंगल है और स्मॉल p जो है वो लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक है। सो एक हम लोग एग्जांपल करते हैं छोटा सा, काफी छोटा सा। देखिए क्या बता रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन अपॉन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 एंड परपेंडिकुलर मेक्स 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर तो सारा का सारा डेटा ही डाल दिया, पूरा का पूरा रख ही दिया है, कुछ करना ही नहीं है हम लोग। देखिए जब डायग्राम हम लोग तैयार करेंगे तो लगेगा कि ये तो मजाक कर दिया लाइन का इक्वेशन। इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री, राइट। और ये डिस्टेंस मेरा कितना है? 5 यूनिट है। तब तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, एक्स cos 60 डिग्री y sin 60 डिग्री इक्वल टू 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में क्या जा रहा है? cos 60 को लिख सकते हैं x अपॉन 2 और sin 60 को लिख सकते हैं √3/2 टाइम्स y इक्वल टू 5। अब ये 2 को भेज दो राइट साइड में तो लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस √3 टाइम्स y इक्वल टू 10, है ना। तो कई बार ये डेटा इनडायरेक्ट मैनर में भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम इसी तरीके से आपको दिया जाए। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ और कैसे हमको फाइंड करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस which makes 30 degree with the line x plus y equal to 1 and which is at a unit distance from the origin। जो origin से
30 डिग्री डिस्टेंस पर है। 1 मिनट। वेरी गुड शांति। हम लोग को इस केस में क्या करना है कि इस लाइन से जो 30 डिग्री बनाता हो, है ना, इस लाइन से जो 30 डिग्री बनाता हो और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है ना। तो हम लोग को वैसे लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को डेटा नहीं दे रहा, डेटा हम लोग को डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा, हम लोग को इनडायरेक्ट मैनर में डेटा दिया जा रहा है। सो इस क्वेश्चन को एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा तरकीब लगा करके देखिए कैसे। कम से कम जो गिवन लाइन है ना, इसको हम लोग पहचानते हैं, ये हम लोग की नजर से बचा हुआ नहीं है। ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है 45 डिग्री है, राइट। ये जो x प्लस वाई लाइन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका 1,0 से पास कर रहा है लाइन, है ना। y अगर हम 0 रख रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है x इक्वल टू 1 और यहाँ पर आपको 0,1 मिल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पर है ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है तो ये एकदम मिड पॉइंट पे जाएगा, है ना। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पर, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है और ये 45 एंगल है, ये 45 एंगल है, तो ये डिस्टेंस जो होगा 1/√2 हो जाएगा। तो इस लाइन का जो नॉर्मल है वो 45 डिग्री बना रहा है, किससे, ओरिजिन से। तो कोई भी लाइन जो इससे 30 डिग्री बनाती है ना, तो उसका नॉर्मल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, या तो हमारे ओरिजिनल नॉर्मल से अवे हो जाएगा या फिर 30 डिग्री जो है टुवर्ड्स हो जाएगा। टुवर्ड्स सेंस कुछ कहता नहीं है, हम लोग एक फ्रेश डायग्राम ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सा वाला, है ना, ताकि हम लोग को नॉर्मल दिखाई पड़े। सो पहला तो क्वेश्चन ये है कि 45 डिग्री नॉर्मल वाला लाइन है अपने पास, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये 45 डिग्री वाला है, ठीक है। और एक और लाइन है मेरे पास जो इससे 30 डिग्री मुड़ा हुआ है। कुछ हम ऐसा करते हैं ना, ऐसे कुछ 30 डिग्री मोड़ देते हैं, इधर की तरफ मोड़ देते हैं, चलेगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे जो डायग्राम बनानी है वो नॉर्मल की डायग्राम बनानी है, और हम लोग को ये देखना है कि नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो रहा है। पहला लाइन का नॉर्मल जो है कुछ इस पॉइंट पर आ रहा है, और दूसरी लाइन की जो नॉर्मल है कुछ इस पॉइंट पर आ रही है। आई डोंट केयर इफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन इज सम डिफरेंट फ्रॉम 1, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस तो मैनेज हो जाएगा, पहले स्लोप चेक कर लेना है ना। अब देखिए क्या है, लाइन के बीच का एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ये ना बोल रहा कि इस लाइन से कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल जो है मेरा वो कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, बराबर। तो ये एंगल कितना हो गया मेरा 150 डिग्री हुआ, और ये अगर 150 डिग्री हुआ तो अपोजिट एंगल से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 150 डिग्री होगा। तो नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का चेंज आया 30 डिग्री का चेंज आया।
मतलब अगर लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री चेंज होता है तो नॉर्मल के बीच में भी एंगल 30 डिग्री चेंज होता है ना। यहाँ पे नोट हम लोग कर लेते हैं, इफ एंगल बिटवीन लाइंस is 30 degree, then angle between normals is also 30 degree। ये बढ़िया बात है ना, एंगल बिटवीन लाइन अगर 30 है तो नॉर्मल के बीच में भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को कितने ऐसे लाइन मिलेंगे जो ब्लू लाइन से 30 डिग्री पर होगा? ऐसे कितने लाइंस मिलेंगे? हाउ मेनी लाइंस कैन यू गेट जिसका ब्लू वाले लाइन से 30 डिग्री एंगल होगा? हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर? हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर? दो लाइंस होंगे ना। जैसे एक हमने क्या किया, यहाँ पे क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में लिया है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में भी तो हो सकता था, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक बार नॉर्मल जो है मेरा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया हुआ है, तो दूसरी बार कहाँ चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। इसीलिए लाइन का इक्वेशन में हम सिंपल लिख देंगे कि पहले 45 डिग्री बना रहा था, है ना, लेकिन चेंज कितने डिग्री का करना है, या तो 30 डिग्री टुवर्ड्स वाई एक्सिस और 30 डिग्री अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस, प्लस वाई साइन 45 प्लस माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1। सो ये मतलब अगर आपको इस लाइन के बारे में अच्छे खासे पता होते तो आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते थे, है ना। यहाँ पे एक थ्योरी ये काम कर रहा बढ़िया कि अगर लाइन के बीच का एंगल अल्फा है तो उनके नॉर्मल के बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। किसी बच्चे का हाथ उठा हुआ था, रेज योर हैंड अगेन। हाँ बोलो निखिल। सर हमने लिखा है कि लाइंस के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो नॉर्मल का भी 30 डिग्री होगा। तो इसी केस में है क्या, सब इसमें अप्लाई होता है? ये हर एक केस में होगा कि अगर लाइन के बीच का एंगल अगर आप कुछ लेते हो ना तो वो सेम उनके नॉर्मल के बीच का भी एंगल होगा, ठीक है। ये हर एक केस में होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि हम किस एंगल की चर्चा कर रहे हैं। कहीं हम ये बिगर एंगल की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिगर एंगल आप देखिए कितना 150 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्मॉलर एंगल जो बन रहा है इनके बीच में वो 30 डिग्री बन रहा है। सो हम यहाँ पे किस एंगल की बात करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल 30 डिग्री ले रहा हूँ। सो डेफिनेटली अगर लाइन मेरा इस ओरिएंटेशन में है, सो 30 डिग्री वाला लाइन जो है 150 डिग्री तो नहीं बनाएगा। अगर वो 150 डिग्री बना रहा है तो फिर से सेम ओरिएंटेशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे केस में क्या करोगे, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डायग्राम ले लेना, समझे, और वहां से तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। इसलिए मैं ज्योमेट्रिक के लिए यहाँ पे डायग्राम लिया, समझ गए सर निखिल? ये सर एक डाउट। ये अगला वाला न्यूमेरिकल करो, ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए आप लोग सर्कल पढ़े नहीं है, लेकिन आपको सर्कल का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है।
गौरी बहुत बढ़िया। ऐसे कितने लाइन होंगे गौरी जो कंडीशन लिखा गया है? वाई इंटरसेप्ट हम लोग को पॉजिटिव ही लेना है गौरी, निगेटिव नहीं लेना है। सो कुछ दूसरे डायरेक्शन में। हाँ सो ठीक है शांतनु, तुम्हारा लॉजिक सही है, बिल्कुल सही है। और अब हम आते हैं निखिल के लॉजिक पर। शाश्वत बहुत बढ़िया, 2 लाइंस होंगे, फाइंड करिए उनके इक्वेशंस। हाँ अब इसका कहना कि अगर लार्जर एंगल जो है हम लोग को स्मॉलर एंगल लेना, बेसिकली एक्यूट एंगल लेना है ना। बहुत बढ़िया, हम लोग को एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है निखिल। नो गौरी, देयर विल बी 2 लाइंस। सर्वेश आपका लाइन का इक्वेशन करेक्ट है। विल देयर बी एनी अदर लाइन? देखते हैं सर्विस है ना। क्या यहाँ पे माजरा चल रहा है। थोड़ी एक सर्कल लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा ये सर्कल से कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए। और एक्स वाई एक्सिस भी हम लोग को लेना है। हाँ बिल्कुल गौरी, आप सही हो तुम। हम लोग को वाई इंटरसेप्ट जो है 2 रखना है, और टेंजेंट होना चाहिए ना है। तो एक लाइन तो हम इधर से ले सकते हैं, और दूसरी टेंजेंट लाइन जो है जिसका वाई इंटरसेप्ट फिक्स है वो यहाँ से आएगा, वो आएगा ना। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो तो फिक्स है ना, 1 यूनिट है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर लेना कि ये अल्फा एंगल है कितना, अल्फा एंगल कितना है। तो उसके लिए हम लोग को ये डेटा दिया हुआ है कि ये जो वाई इंटरसेप्ट है बेसिकली, ये जो लेंथ है ये 2 यूनिट के इक्वल, और ये हाइपोटेनियस है। सो हाइपोटेनियस 1/2, ये कितना हो जाता, ये आपका अगर हम कॉस की बात करें तो ये 60 डिग्री होगा, साइन की बात करें तो ये 30 हो जाएगा। तो ये मेरा एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। ये मेरा एंगल 30 हो रहा है, तो अल्फा भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। सो अल्फा अगर 30 हो रहा है इस केस में, तो मेरा सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में अल्फा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका अल्फा जो है 30 होगा, तो ये 150 लेना पड़ेगा है ना। सो बेसिकली मेरा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 1।
और दूसरा जो हो जाएगा x cos 150 डिग्री प्लस y साइन 150 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों आपके लाइंस हो गए। इस केस में ये टेंजेंट लाइंस हो गए। सो इसमें जो है हम लोग सर्कल का टेंजेंट भी लिख लिए और हम लोग सिंपली नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल किए। हर एक बच्चे को समझ में आ गया है एग्जाम्पल नंबर 3 एंड अबव 2? Very good. So now we move ahead and the next part is general equation. आप लाइन का इक्वेशन जो लिख रहे हो ना, इसी फॉर्मेट पर आप लिख रहे हो ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट पर। ये शुरू में भी बताया गया था। ये फॉर्मेट से हम लोग कई बार जो है इनको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कई बार हम लोग इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कई बार हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 3 फॉर्म में है जिनमें आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे अच्छे ध्यान से देखो, आपको बेसिकली क्या करना है, y को अकेला करना है ना। y को अकेला करना है, इसका मतलब b से आपको डिवाइड करनी है। अब b से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा a अपॉन बी एक्स और प्लस y और प्लस c अपॉन बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे y को अगर अकेला हम कर लेते हैं तो ये मिल गया हमें माइनस a अपॉन बी और x और माइनस c अपॉन बी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ से स्लोप का पता चल रहा है ना। स्लोप कितना हो गया, माइनस a बाई बी। डायरेक्टली हम लोग स्लोप इस फॉर्म में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि इसका स्लोप जो होता है माइनस a अपॉन बी के इक्वल होता है निगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू y। ओके, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और y इंटरसेप्ट भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि आपको माइनस सी बाई बी के इक्वल, बराबर। अब अगर इस केस में आपको क्या करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर c से डिवाइड कर लोगे और c से डिवाइड करने पर काफी आसानी से काम हो जाएगा और ये अगले ही लाइन में दिखने लगेगा। ए एक्स अपॉन सी और बी वाई अपॉन सी इक्वल टू ये +1 है ना, +1 इक्वल टू 0। और अब इसको RHS में ले जाकर के निगेटिव को यहाँ धकेल दो। आपको मिल जाएगा x अपॉन माइनस सी अपॉन ए और y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखो y इंटरसेप्ट का पहले भी क्या आया था, माइनस सी अपॉन बी आया था ना। यहाँ भी y इंटरसेप्ट आपका क्या आ रहा है, माइनस सी अपॉन बी आ रहा, और x इंटरसेप्ट जो है माइनस सी अपॉन ए के इक्वल होता है, बराबर। तो इस फॉर्म में ये चला है यार। Now the most difficult part is transforming the equation into normal form. So how do we transform equation into normal form? उसके लिए कुछ कुछ आप लॉजिक बना रहे होगे, है ना। मैं इसको एक एग्जांपल से ही कर देता हूँ, वो सबसे बेस्ट होगा। मेरे पास लाइन है 4x माइनस 5y और प्लस, थोड़ा डेटा गंदा हो गया लेकिन फिर भी चलेगा, इक्वल टू 6। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो इस केस में आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप a और b पहचान लो। इस केस में a मेरा कितना है 4 है और b मेरा कितना है -5 है। नाउ फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू रूट 41 आ रहा है, राइट। रूट की जरूरत नहीं है, हम लोग को 41 आ रहा है। तो आप क्या करो ना, रूट 41 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। आपको मिल जाएगा 4 अपॉन रूट 41 x माइनस 5 अपॉन रूट 41 y and plus 6 upon root 41 equal to 0. Now take this quantity
to right hand side and bring negative on the left hand side. So effectively what you will get is minus 4 by root 41 x plus 5 by root 41 times y equal to 6 अपॉन रूट 41। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नंबर आपका आता है, ये चीज आप ट्रिगोनोमेट्री में भी करते थे रेंज फाइंड करते समय, है ना। सो ये जो आपका नंबर फर्स्ट वाला जो x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है ना, ये आपका x ये कॉस अल्फा के बराबर है। और ये जो दूसरी नंबर आपके आ रहे हैं ना y के साथ, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव तक लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव तक ले रहे हैं। सो ये आपका साइन अल्फा है। नाउ यू कैन सी हियर cos अल्फा इज नेगेटिव बट साइन अल्फा इज पॉजिटिव। सो अल्फा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? अल्फा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो लाइन कैसा दिखाई पड़ेगा? कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ना चाहिए। क्या लाइन रियली में ऐसा ही था? इसका स्लोप देखो पॉजिटिव है लाइन का, यस स्लोप इज पॉजिटिव फ्रॉम द अबव फॉर्म। एंड एक्स इंटरसेप्ट आप चेक कर लो तो ये निगेटिव आपको दिखाई पड़ेगा। सो देखिए एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है। सो एवरीथिंग इज देयर। और ये जो आपका नंबर आ रहा है राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर है, ये है आपका ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं लाइन को। ओके तो आपका ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, किसी भी फॉर्म से किसी फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आपको कोई भी लाइन लिखना है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी का अगर कोई लाइन पैरेलल है तो इसका ये पार्ट जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में चेंज होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में चेंज होता है। और दूसरी चीज, अगर आपको लाइन परपेंडिकुलर लिखना है इसके, तो आप क्या करोगे ना, ए और बी को स्वैप कर लोगे पोजीशन में, और बीच में ये जो प्लस है इसको माइनस बना देना है। अगर माइनस रहा तो उसको प्लस बना देना है। क्या समझे? ए और बी को स्वैप कर लेना है और बीच में साइन चेंज कर देना है। सो यहाँ पे हो गया बी एक्स माइनस ए वाई और प्लस के कांस्टेंट जो कि आपको फाइंड करना होगा। तो इतना पार्ट में हम लोग क्या सीखे? इंटर कन्वर्जन सीखे हैं, और परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन लिख मतलब जो एज्यूम करके चल सकते हैं वो चीज सीखे हैं। सो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसको आप फटाफट करोगे। आप ही के लिए ये एग्जांपल है। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका AB और AD जो साइड का इक्वेशन है वो दिया हुआ आपको, और वर्टेक्स ही आपको 7,1 दिया हुआ है। तो आपको BC और CD साइड का इक्वेशन लिखना है। सो ट्राई इट फास्ट।
आइए देखिए 3x plus y equal to 22 BC। वेरी गुड सर्वेश। देखिए क्या है यहाँ पे आपको, वेरी गुड गौरी। सो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लिए बच्चों ने। सो देखिए आप अगर बीसी का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए जरा, एडी जो है बीसी के पैरेलल होगा ना, और अभी अभी बताया गया कि पैरेलल लाइन लिखने में आपका ये जो पार्ट होता है एक्स और वाई वाला पार्ट वो सेम होता है। सो 3x प्लस वाई प्लस के हम मान लेते हैं ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या मान लेते हैं, बीसी का के मान लेते हैं। सो टू फाइंड के वी हैव टू लेट दिस लाइन पास थ्रू 7,1। और जब ये 7,1 से पास करेगा तो के का वैल्यू क्या मिल जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट। ये 21 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, और इस तरह से के आपका -22 आ रहा है ना। तो इसलिए मेरा बीसी का इक्वेशन क्या हो गया, 3x प्लस वाई -22 इक्वल टू 0। आप 22 को आरएचएस में भी ले जा सकते हो। एंड ऑन सिमिलर फ्रंट आपका ये जो किसका इक्वेशन, डीसी का सीडी का फाइंड करना है। वेरी गुड गौरी फॉर द सेकेंड इक्वेशन। ये डीसी जो है या सीडी जो है वो किसके पैरेलल है, एबी का पैरेलल है। सो आप सीडी के लाइन को एज्यूम करके चल सकते हो। इसका देखो पहला पार्ट क्या है, x प्लस 2y है ना। सो x प्लस 2y और प्लस के या माइनस के जो भी आपको लगता है वो मान सकते हो। और अब ये लाइन कहाँ से पास करेगा, 7,1 पॉइंट से पास करेगा, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, वो सी से पास कर रहा हो। तो इस तरीके से आप 7 + 2 लिख सकते हो और प्लस के लिख सकते हो इक्वल टू 0। और के का वैल्यू आपका क्या आ गया, वेरी गुड शांतनु, -9। सो इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 9 लिख सकते हैं ना। इस तरीके से पैरेलल लाइन वगैरह का यूज कर सकते हो, पैरेलल का। देखिए ये अगला क्वेश्चन करो, ये आपके लिए ही है, सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कर रहा है। वेरी गुड सर्विस, वेरी फास्ट। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। वेरी गुड गौरी।
वेरी गुड शांतनु। देखिए इस लाइन को हम लोग को ओरिजिन से डिस्टेंस अगर फाइंड करना है इसका, तो नॉर्मल फॉर्म में ले जाना होगा ना। सो ये आपका है 3x और -4y इक्वल टू 25। तो हम लोग को यहाँ पे 3² प्लस 4² के रूट से डिवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3/5 x माइनस 4/5 4/5 y इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो इसका ये देखो cos थीटा के बराबर है, ये sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे 5 जो आया ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। निखिल सी द सॉल्यूशन। आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, है ना। उसके लिए 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा ना। यही देखो ये cos थीटा है और ये माइनस लगा करके ना ये sin थीटा है और ये आपका p है। सो p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जितने थ्योरी हम पढ़े थे उससे हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना ओरिजिन से बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और आगे की लॉजिक लगा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये हो रहा है कि जो लाइन है ना, जो लाइन है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है ना पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ये फाइंड करना है।
देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री अगर हम इस्तेमाल कर ले तो काफी जल्दी हो जाएगा। हम डायग्राम ना इस तरफ बनाएंगे ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। अगर ये पी लेंथ है तो एंगल अल्फा हो तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हाइट और ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स, यही तो लेना है। सो हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी साइन अल्फा होगा और डिस्टेंस हो जाएगा पी कॉस अल्फा। सो जस्ट आपको क्या करना है, इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। उसके लिए √29 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। और करना क्या, पी को कॉस से मल्टीप्लाई कर देना है। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी का कोऑर्डिनेट जो हो रहा है -26/29 और दूसरा आपका हो रहा है 65/29। हो गया है ना? सो इस तरीके से हम लोग फॉर्म्स ऑफ लाइन ऑलमोस्ट कवर किए हैं और अगले क्लास में हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ेंगे और काफी सारी चीजें, एप्लीकेशंस ऑफ लाइन जो है, जैसे दो लाइन का बीच का डिस्टेंस हो गया, किसी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया लाइन से, ये सारी चीजें हम लोग कल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन लिखने वाला जितना भी क्वेश्चन है आपका 1A का एक्सरसाइज में जनरली जो है शुरुआत का जितना भी पार्ट है शायद 40 से पहले का, वो सारा इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड है और आप कर सकते हैं। ठीक है मैं लिख भी दूंगा होम असाइनमेंट थोड़ा चेक करके कि कहां से कहां तक क्वेश्चन का आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एग्जांपल समझ में आ गया? ओके, बाय बाय। Thank you, sir.